तो कक्षा 12वीं भूगोल के जो इस साल बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो वीडियो सीरीज़ मैं बना रही हूँ। तो ये उसका क्या बोलते हैं, छठवां वीडियो है और लगभग 10 वीडियो ही मैं बनाऊँगी और वो उतने 10 एक जितना आपने पढ़ाई किया है और जितना बुक को पढ़ेंगे उससे ज़्यादा है कि आप इन वीडियो को बार-बार इसको सुन लीजिए। आपका पूरा जो 75 मार्क का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पूरा तरीके से अ, एकदम 75 में 75 आपको नंबर मिल सकते हैं। तो जो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो हमारे छत्तीसगढ़ में है भिलाई स्टील प्लांट, तो उसके संक्षिप्त विवरण करना है। तो भिलाई स्टील प्लांट क्या है? एक लौह इस्पात उद्योग है। कौन सा उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग है। भिलाई स्टील प्लांट की जो स्थापना है 1957 में सोवियत यूनियन और सोवियत संघ और रूस की सहायता से इसका जो क्या किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट या स्थापना की गई थी। इस का जो उत्पादन है वो 10 लाख टन तक हुई थी, लेकिन आज इसका उत्पादन है वो 52 लाख टन क्षमता तक इस जो प्लांट है उसका उत्पादन क्षमता है। तो भिलाई स्टील प्लांट का विकास के कारक है, यहाँ पे जो लौह अयस्क है वो पहले दल्ली राजहरा से प्राप्त होता था, अब बैलाडीला से भी कच्चा लोहा या लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। कोयला, भिलाई स्टील प्लांट के लिए जो कोयला है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कोरबा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर नंदनी खुंदनी क्षेत्र दुर्ग, नंदनी खुंदनी क्षेत्र है जो दुर्ग में है, वहाँ से प्राप्त किया जाता है। मैग्नीज बालाघाट मध्य प्रदेश और भंडारा महाराष्ट्र, बालाघाट मध्य प्रदेश और भंडारा महाराष्ट्र से मैग्नीज क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। ऊर्जा, कोरबा थर्मल प्लांट से जो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कोरबा थर्मल प्लांट से बिजली किसके लिए? ये भिलाई स्टील प्लांट के लिए बिजली प्राप्त किया जाता है। परिवहन के साधन कोलकाता नागपुर रेल मार्ग है, NH6 सड़क मार्ग, कोलकाता नागपुर रेल मार्ग, NH6 सड़क। और डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? बिलासपुर से। श्रम, आसपास के श्रमिक जो है इस के लिए क्या हो जाते हैं? उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे जो BSP है, भिलाई स्टील प्लांट की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न लेते हैं, भारत में नदी परिवहन की कठिनाई। भारत में नदी परिवहन की कठिनाई, तो ये जो परिवहन का जो पाठ हमने पढ़े थे, इसमें हम लोग जो नदी परिवहन की बहुत सारी कठिनाइयों के बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया था कि क्या है, जो नदियाँ है वो साल भर सदा नीरा नहीं रहती। नदियाँ है वो कुछ समय तक भरी रहती है फिर सूख जाती है, जो जल परिवहन की सबसे बड़ी समस्या है। और ठंड में जो जल है, जो नदियों का पानी है वो पूरा तरह से बर्फ़ के रूप में जम जाता है। तो उस परिस्थिति में भी क्या होता है, परिवहन के लिए समस्या होती है। नाव चलाना या किसी भी प्रकार का जो नौकाएँ चलाना वहाँ पे क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। और नदियों का पानी कम होना और जो जल मार्ग है उसमें क्षतिग्रस्त रेल मार्गों का निर्माण नदी जल मार्ग रेलों की प्रतिस्पर्धा के सामने टिक नहीं पाए और लुप्त हो गए। मतलब रेल परिवहन ज़्यादा सक्सेस हो गया, इसी कारण जो हमारा नदी मार्ग है वो क्या हो गया है, अच्छी तरीके से क्या नहीं हो पाया है, विकसित नहीं हो पाया है। और अभी भी नदियाँ भी है वो भी कुछ ही विशेष क्षेत्रों पे है, पूरी सभी जगह नदियाँ ही नहीं होती, तो फिर नदी परिवहन का विकास भी कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिन स्थानों पे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और यातायात के और साधन अच्छी तरह से वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे स्थानों पर भी क्या हो जाता है, नदी परिवहन हो पाता है। नहीं तो नदियाँ कम ही हैं हमारे सभी क्षेत्रों में, इसी कारण नदी परिवहन की बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के वीडियो में कि पेट्रो रसायन उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। क्योंकि ये जो है ये तो रहने के लिए बहुत
आसान सा प्रश्न है, लेकिन बच्चे ऐसे प्रश्नों को बार बार हल किए नहीं रहते, तो इसको लिखना भी उनको थोड़ा सा कठिन लगता है। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, पेट्रो रसायन उद्योग। अर्थात ये समझ जाना चाहिए कि ये पेट्रो रसायन उद्योग है, ये हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही संबंधित होंगे, उन्हीं से संबंधित जो उद्योग है ना, मतलब जो पेट्रोल को हम लोग परिष्कृत करके जो नए नए चीज़ें बनाते हैं, उसी से संबंधित ये उद्योग होगा। तो आधुनिक समय में पेट्रो रसायन उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग बनता जा रहा है। आज पेट्रो रसायन अपने विशिष्ट गुणों के कारण औद्योगिक विकास में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं। पेट्रो रसायन वे होते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। इन उद्योगों के लिए खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस कच्चे माल के रूप में, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अपने विशिष्ट गुणों के कारण पेट्रो रसायन उत्पाद परंपरागत कच्चे माल, लकड़ी, सीसा और धात्विक खनिजों द्वारा निर्मित उत्पादों के विकल्प के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की चिकनाई वाले तेल, ग्रीस, मोम, ऑयल, कृत्रिम रबर, वस्त्र तथा प्लास्टिक की अनेक वस्तुएं पेट्रो रसायन उद्योग की ही देन है। विभिन्न प्रकार के चिकनाई वाले तेल, ग्रीस, मोम, ऑयल, कृत्रिम रबर, वस्त्र तथा प्लास्टिक की अनेक वस्तुएं पेट्रो रसायन उद्योग की ही देन है। विभिन्न क्षेत्रों में प्लास्टिक उत्पादों के क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में प्लास्टिक उत्पादों ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। पेट्रो रसायन उद्योग में बड़ी बड़ी वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में इनका स्थान सर्वोपरि हो गया है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें उपभोग करने से बचे बेकार के पदार्थों को पुनर्चक्रित कर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इससे इसकी महत्ता और अधिक वृद्धि हो गई है। पेट्रो रसायन क्षेत्र में वे संगठन हैं जो रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, इसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। कार्यशील जनसंख्या ऐसी जनसंख्या जो कितने आयु वर्ग है, 15 से 59 है ना, जो जनसंख्या है किसमें लगी, किसी न किसी कार्य में लगी हुई है, तो इसको क्या कहा जाता है? कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। जो आजीविका कमाती है, किसी न किसी रूप में धन एकत्रित करते हैं, ये आश्रित जनसंख्या नहीं होती। इसको क्या कहा जाता है? कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ के वन आधारित उद्योग है तेंदुपत्ता उद्योग, लाख उद्योग, बीड़ी उद्योग, कत्था उद्योग और कोसा उद्योग। तेंदुपत्ता, कोसा, लाख, बीड़ी और कत्था उद्योग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा खनिज संपूर्ण भारत में केवल छत्तीसगढ़ में ही मिलता है? कौन सा खनिज है जो संपूर्ण भारत में केवल छत्तीसगढ़ में ही मिलता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो एकमात्र, छत्तीसगढ़ राज्य ही एकमात्र राज्य है जहाँ पे जो टीन है वो क्या होती है? टीन की प्राप्ति होती है। तो टीन एक ऐसा खनिज है जिसकी प्राप्ति किसमें होती है? हमारे छत्तीसगढ़ में होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? मानव विकास के लिए क्या जरूरी है? हम कैसे बोलेंगे कि किसी मानव का विकास हो चुका है? तो मानव का विकास के लिए मैंने पहले ही बताए थे कि किसी की जो आयु है, दीर्घायु होना। तो दीर्घायु कब होंगी? जब उसकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उत्तम स्वास्थ्य या अच्छा स्वास्थ्य। तो दीर्घायु होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी शिक्षा होगी और संसाधनों तक पहुँच, मतलब उसकी इतनी आजीविका या आर्थिक स्थिति उसकी इतनी अच्छी होगी कि बहुत सारे संसाधनों तक वो क्या हो पाएगा, उसकी पहुँच होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? मानव का विकास हो चुका है। क्या कहेंगे उसको? मानव का विकास हो चुका है। तो ये है मानव विकास के 3 जो मूलभूत क्षेत्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
बाकी सब बहुत सरल ही प्रश्न हैं। मैप से संबंधित जो प्रश्न हैं तो मैप को भी मैंने बहुत सारा करवाया है आपको क्लास में। जो अ, हमारे देश भारत का मैप करवाया है, छत्तीसगढ़ का करवाया है, जो विश्व का मैप है उसको भी मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है। तो मैप भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न के रूप में ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है? तो ये प्रश्न आप लोग के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है और ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है। तो ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है? तो विक्रय से अधिक क्रय होना, अगर हम बहुत ज़्यादा विक्रय से हमको आय की प्राप्ति होती है, तो विक्रय से अधिक यदि हमारा क्या होता है, क्रय होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक भुगतान संतुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक भुगतान संतुलन कहते हैं। इससे जो हमारी वित्तीय व्यवस्था क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। क्या हो जाती है? वित्तीय व्यवस्था क्या हो जाती है? कमज़ोर होकर देश का जो आर्थिक विकास है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। ऋणात्मक भुगतान से देश की जो आर्थिक विकास की दृष्टि से क्या हो जाता है, हानिकारक हो। ऋणात्मक भुगतान संतुलन देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है इसको मैं काफ़ी लंबा हो जाएगा, यहीं पे ख़त्म करी हूँ। इसके बाद है ना, अगर आपको लगे कि ये जो एक कुछ और प्रश्न है जिसको आप हमको वीडियो के रूप में बनाकर दे दीजिए, जिससे हम आसानी से सुन के समझ सकें, तो उन प्रश्नों का मैं ये एक जो लास्ट है वीडियो बना दूँगी। ठीक है? तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ें और खूब अच्छे नंबर लाएँ। बाय।